हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिटी ट्यूब में। तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं पोटेशियम इम्बैलेंस, जिसमें हाइपरकैलेमिया के बारे में, यानी पोटेशियम का हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाना नॉर्मल वैल्यू से। तो चलिए जानते हैं हाइपरकैलेमिया क्या होता है। हाइपरकैलेमिया जो होता है, पोटेशियम लेवल इसमें होता है जो कि मोर देन 5.1 MEQ पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है। यानी नॉर्मल रेंज जो होता है 3.5 से 5.1 के बीच होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरकैलेमिया कहलाएगा। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से ये ज़्यादा हो जाता है, या फिर आपने क्या किया होगा कि पोटेशियम का जो डाइट होता है ज़्यादा ले लिया होगा, या फिर आपके किसी कारण बस आपके सिस्टम बॉडी के कुछ ऐसा कारण बस होगा कि पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन हुआ होगा वो बहुत कम मात्रा में हुआ होगा, जिसके कारण हाइपरकैलेमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो देखते हैं क्या होता है काउज। इसके जो कारण है, इंक्रीज्ड पोटेशियम डाइट, जिसमें पोटेशियम डाइट ज़्यादा पाया जाता है जिस फ्रूट से या फिर जिस फूड में, वो आपने ज़्यादा ले लिया है। उसके बाद डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, यानी पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन होना चाहिए जितना, उतना नहीं होकर उससे कम हुआ है, जिसके कारण हाइपरकैलेमिया की कंडीशन उत्पन्न हो गई। तो जानते हैं पोटेशियम रिच जो फूड क्या क्या होता है। वो होता है स्ट्रॉबेरी। अगर आपने स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खा लिया होगा, या अगर आपने बनाना ज़्यादा खा लिया होगा, क्योंकि इस सब में पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है। आपने कोकोनट वाटर ज़्यादा पी लिया होगा, या फिर आपने पोटैटो ज़्यादा खा लिया होगा, ऑरेंज खा लिया होगा, स्पिनच और डेट्स, ये सब खजूर वगैरह ज़्यादा खा लिए हैं, तो इसके कारण हाइपरकैलेमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो ये रहा कारण होता है कि मतलब आपने ज़्यादा इंटेक कर लिया, या फिर आपका एक्सक्रीशन नहीं हुआ आपके बॉडी से। लेकिन इसके रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसका जैसे कि रीनल फेल्योर की कंडीशन में जब आपका सही से किडनी काम नहीं करता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आपका सही से काम नहीं कर रहा है, इसके कारण भी क्या होता है कि जो पोटेशियम होता है शरीर से बाहर सही से नहीं निकल पाता है। एडिशन डिजीज जो होता है कि आपका इसमें किडनी का जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है वो सही से काम नहीं करता है, जिसके कारण एल्डोस्टेरोन जो कि हार्मोन होता है वो सही से कम मात्रा में बनाती है, जिसके कारण आपका यूरिन आउटपुट सही से नहीं निकल पाएगा, किडनी आपका सही से काम नहीं करेगा। तो आपका जो होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है शरीर से बाहर कैसे निकलेगा। तो इस कंडीशन में हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो जाती है। हाइपरईरिसीमिया की कंडीशन में भी हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। एसिडोसिस के केस में भी आपको हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद पोटेशियम एस्पिरिंग डायूरेटिक्स, इसका एग्जाम्पल है एस्पायरोलेक्टोन। एस्पायरोलेक्टोन का काम होता है कि जैसे कि यूरिन आउटपुट को तो बाहर निकाल देगा ये इंजेक्शन, लेकिन जो पोटेशियम होता है उसको एब्जॉर्ब करके रख लेता है। तो उस कंडीशन में आपने एस्पायरोलेक्टोन दिया है, तो उसके वजह से भी हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद टिश्यू डैमेज, अगर टिश्यू डैमेज है तो इसके कारण भी हाइपरकैलेमिया की कंडीशन उत्पन्न होती है। तो जानते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरकैलेमिया, देखते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं। सिस्टम वाइज पहले देख लेते हैं कौन से सिस्टम पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, ये क्या इसमें क्या होता है कि पल्स रेट डिक्रीज हो जाता है, और आपका बीपी भी डिक्रीज हो जाता है, आपका हाइपोटेंशन ही रहता है, जो कि आपको हाइपोकैलेमिया में था। सेम वैसा ही कंडीशन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता है, सेम वैसा ही रहता है। तो अब देखते हैं हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेज आएंगे, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। तो डिमनिश ब्रीथ साउंड, उसके बाद मसल्स वीकनेस, मतलब मसल्स वीकनेस भी ज़्यादा बुझाएगा, और ब्रीथ साउंड जो होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है हाइपरकैलेमिया के केस में। तो फ्लैसिड पैरालिसिस, ये आपको भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, फ्लैश पैरालिसिस के सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद जीआई सिस्टम की बात करें तो जीआई सिस्टम में क्या होगा कि वोवेल साउंड इंक्रीज रहेगा। इसमें क्या रहेगा, वोवेल साउंड इंक्रीज हो जाएगा। गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी इंक्रीज रहेगा। उसमें हाइपोकैलेमिया के कंडीशन में गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम रहती थी और वोवेल साउंड भी कम रहता था, इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें हाइपोकैलेमिया में कॉन्स्टिपेशन का काउज होता था, और इसमें डायरिया सिम्टम्स देखने को आपको मिल सकता है। डायरिया देखने को मिलेगा, जब गैस्ट्रिक मोटिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा तो डायरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद लैब वैल्यू की बात करें तो लैब वैल्यू में इसका पोटेशियम लेवल जो रहेगा 5.1 से ज़्यादा रहेगा। ये बॉर्डर लाइन जो है नॉर्मल कंडीशन से इससे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद ईसीजी चेंजेस ड्यूरिंग हाइपरकैलेमिया। तो ईसीजी चेंजेस आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो टॉल टी वेव, उसके बाद फ्लैट आपको पी वेव देखने को मिलेगा, वाइडन क्यूआरएस कम्प्लेक्स, और प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। तो ये आपका नॉर्मल ईसीजी है, और ये आपका हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में जो ईसीजी आएंगे, ग्राफ आएंगे, वो ये रहा।
तो आप देख सकते हैं इसके जब हाइपरकैलेमिया होती है तो सिस्टम वाइज क्या क्या दिक्कतें आती है, कौन कौन से सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिला है। तो चलिए अब जानते हैं हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में मैनेजमेंट क्या क्या करना होगा। डिक्रीज्ड ओरल इनटेक ऑफ पोटासियम सप्लीमेंट, जो पोटासियम सप्लीमेंट है, जो पोटासियम रिच डाइट है, उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है, उसको कम देना है। जैसे कि पोटैटोज हो गया, बनाना हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, खजूर, ये सब नहीं देना है क्योंकि ये पोटासियम रिच फूड है। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन अगर पोटासियम रिच फूड देंगे तो और वो ज़्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए पोटासियम रिच फूड जो है उसको कम करना है, ओरल सप्लीमेंट जो है उसको कम कर देना है। दूसरा है स्टॉप सीरम एंड आईवी सप्लीमेंटेशन ऑफ पोटासियम, मतलब आईवी सप्लीमेंटेशन जो चल रहा है पोटासियम का उसे भी कम कर देना है। उसके बाद है ओरल सचेत के बाइंड सचेत, मतलब ये एक ओरल आता है एक तरह का जैसे पैकेट रहता है, उसको पानी में घोर के दिया जाता है। ये भी पोटासियम की कंडीशन जो होता है हाइपरकैलेमिया की कंडीशन को ये कम करता है। सामान्य से यदि ज़्यादा है पोटासियम तो उसको कम करने का ये प्रयास करता है ओरल सचेत जो होता है। उसके बाद है न्यूबलाइजेशन, आप न्यूबलाइजेशन ड्यूलिन या फिर एस्थलीन से कर सकते हैं। इन दोनों से न्यूबलाइज करने के बाद क्या होता है कि हाइपरकैलेमिया की कंडीशन जो होती है उसमें जो पोटासियम बढ़ा हुआ है उससे कम आता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एडमिनिस्टर्ड कैल्शियम ग्लूकोनेट इन 100 ml/s, मतलब जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है ये दोनों मतलब एक दूसरे के विपरीत है, दुश्मन है इसका, ये मतलब उसको कम करने का कोशिश करता है। जब कैल्शियम ग्लूकोनेट चढ़ता है 100 ml/s के साथ तो ये पोटासियम को कम करने की कोशिश करता है। उसके बाद है D25% जो कि हाइपरटोनिक सलाइन है, क्योंकि ये D20 इसमें सॉलिड जो होता है सॉलिड और क्या कहते हैं सॉल्वेंट दोनों ज़्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन सलाइन है। और उसके बाद इंसुलिन थेरेपी और डेक्स्ट्रोज क्या करेगा कि मतलब जब डेक्स्ट्रोज भी पड़ता है और इंसुलिन जो पड़ेगा कि क्या करता है ब्लड वेसल से ये ग्लूकोज को भी बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है, और जो पोटासियम है जिसके लिए हम थेरेपी दे रहे हैं उसको भी बाहर निकालना स्टार्ट करता है, जिसके कारण जो ये इंसुलिन थेरेपी होता है पोटासियम को कम करता है और ग्लूकोज को भी कम करता है। अगर ग्लूकोज कम कर देगा तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन आ जाएगी, जिसके कारण इसको जो होता है कि डेक्स्ट्रोज में मिला के पड़ता है। तो डेक्स्ट्रोज का काम हो गया हाइपोग्लाइसेमिया को रोकना और इंसुलिन का काम हो गया पोटासियम को रिप्लेस बाहर करते जाता है ब्लड वेसल से। उसके बाद है इफ, ये मेन पॉइंट है आप इसे ध्यान रखिएगा, इफ ब्लड एडमिनिस्टर इन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया, अगर हाइपरकैलेमिया के केस में अगर आपको ब्लड चढ़ाना है एडमिनिस्टर करना है तो उस समय क्या करना है कि उस फ्रेश ब्लड ही उस समय चढ़ाना है, फ्रेश ब्लड ही चढ़ाना है, क्योंकि एक ब्लड का जो होता है उसको आप स्टोर 35 दिन तक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 30 दिन मतलब 30 दिन पुराना ब्लड है, जब वो ब्लड आरबीसी जब उसका जो पुराना ब्लड स्टोर ब्लड रहता है ज़्यादा दिन का तो हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। जब हीमोलाइसिस होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है आरबीसी टूटने के बाद पोटासियम ही बनता है। अगर पोटासियम बढ़े हुए पेशेंट को आप ब्लड भी उसी तरह का पुराना ब्लड ओल्ड ब्लड चढ़ाइएगा और ज़्यादा हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब हाइपरकैलेमिया वाला पेशेंट है तो उसको फ्रेश ब्लड ही चढ़ाना है। बिकॉज स्टोर्ड ओल्ड हैविंग हीमोलाइसिस काउज हाइपरकैलेमिया, क्योंकि जो स्टोर्ड ब्लड होता है वो हीमोलाइसिस होकर एंड प्रोडक्ट उसका पोटासियम बनता है, तो उस समय ये चढ़ाना नहीं रहता। ओल्ड हमेशा फ्रेश ब्लड चढ़ाना है, ओल्ड ब्लड नहीं चढ़ाना है। अगर ओल्ड ब्लड चढ़ाएंगे तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, पेशेंट ठीक होने की बजाय और ज़्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद है लास्ट ट्रीटमेंट, अगर इससे भी नहीं हुआ इसका ट्रीटमेंट तो हीमोडायलिसिस इट इज ए फाइनल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। जो पोटासियम रिप्लेस नहीं हुआ, इसे मतलब नहीं निकला, जो सामान्य तक नहीं आया, जो ज़्यादा था हाइपरकैलेमिया, जो पोटासियम बढ़ा हुआ था ब्लड में उससे कम नहीं हुआ, तो लास्ट में डायलिसिस से इसके बाद शरीर से इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, डायलिसिस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, जो कि हाइपरकैलेमिया का ये फाइनल ट्रीटमेंट है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये हाइपरकैलेमिया के जो काउज थे, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे और इसका मैनेजमेंट क्या क्या करना है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।